अस्सलाम वालेकुम। आज हम फोर्स एंड मोशन को डील करेंगे। रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। ये दोनों बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। अब रेस्ट एंड मोशन से क्या मतलब है, ठीक है। जो आपके पास रेस्ट एंड मोशन की हम बात करें तो देखें, आपसे अगर मैं पूछूं बेटे बताओ रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन क्या है, सर रेस्ट हर वो चीज जो अपनी जगह को चेंज ना करे वो चीज रेस्ट में है। ऐसा नहीं है। आप जब भी आप रेस्ट और मोशन की बात करोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट लोगे जिसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। आप जब भी बात करोगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जरूर मेंशन करोगे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। जो does not change your position as time pass with respect to frame of reference। ये तो बात हुई रेस्ट की, ठीक है बेटे। वो बॉडी जो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, ठीक है, जिससे टाइम पास हो रहा हो, बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उस बॉडी को हम कहेंगे रेस्ट में। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, लाइक अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। कोई बुक आप मेज पे पड़ी है तो वो क्या है, रेस्ट में। आप देख रहे हैं कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। अब मैं बात करूंगा मोशन की। सिमिलरली मोशन में भी यही सेम डेफिनेशन होगी, बस यहाँ पर एक पॉइंट चेंज होगी। यहाँ पर क्या होगा कि बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, इतनी सी चेंजिंग आएगी यहाँ पर। यहाँ पर आप जस्ट इस नॉट को रिमूव कर दें। अ बॉडी डज चेंज इट्स पोजीशन एज अ टाइम पास, दिस इज कॉल्ड मोशन। अब इनका भी मैं एग्जांपल दे दूं। इनके एग्जांपल में लाइक आपके पास कोई गाड़ी मूव कर रही है, ये क्या कर रही है, मोशन में है, तो हम इसे कहते हैं मोशन। ये कुछ टर्म्स थी जो मैंने यहाँ पर डील की। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आपके पास कॉन्सेप्चुअल के अकॉर्डिंग है। आप सबको पता है कि जो मोशन है वो एक तरह की नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं मोशन के, ठीक है। अच्छा मैं चल ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर दूं कि सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मतलब है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इससे क्या मतलब है। सबसे पहले आप डेफिनेशन नोट करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखें ये फिजिक्स है, जब भी मैं पढ़ाऊं अगर मैं आपको कहूं कि आप नोट करें तो उस टाइम नोट करें, और जब कहूं सिर्फ समझें तो उस टाइम समझें। फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या हम इसे कहते हैं, सेट ऑफ और सेट ऑफ एक्सिस that an observer uses to measure and describe motion। एक बच्चों ने कहा कि सर आप फिर भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे जो फ्रेम और रेफरेंस है उससे क्या मतलब है। इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पर भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम है या फिर ये सेट ऑफ एक्सिस होता है जो डिस्क्राइब करता है मोशन को, ठीक है, उसकी मेजरमेंट में हेल्प करता है। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दी है, अगर आपको ये फिगर नजर आ रही हो तो यहाँ पर देखें मैंने एक यहाँ पर सी ऑप्शन और इसको ए एंड इसको मैंने बी का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये देखें तो ये आपके पास इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस ए से पूछूं कि बेटे बताओ बी रेस्ट में है या मोशन में है, तो जो ए है जो बी के साथ बैठा है वो कहेगा बी तो रेस्ट में है, ठीक है। सिमिलरली मैं बी से पूछूं कि बताओ ए मोशन में मूव कर रहा है या रेस्ट में है, तो बी कहेगा कि बेटे जो ए है वो आपके पास रेस्ट में है, ये बिल्कुल मेरे पास बैठा है। इसका एग्जांपल आप ऐसे लें कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई बस है, ठीक है, या आप ही हो ये आपका कोई दोस्त है,
मैंने इसको नाम दिया ए का, या आपके पास ए हो या आपके पास बी है, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि बेटे बताओ आप दोनों बस के अंदर हो, आप दोनों बस के अंदर हो, और मैं आपसे पूछूं कि बेटे बताओ जो बी है वो मूव कर रहा है या मोशन में, तो सर आप कहेंगे कि सर वो मेरे साथ बैठा है, बिल्कुल रेस्ट में है, आपके अकॉर्डिंग वो रेस्ट में है। और ये सेम बात मैं इस बी से पूछूं कि बेटे बताओ जो ए है आपका दोस्त वो रेस्ट में है या मूव कर रहा है, तो बी कहेगा कि वो रेस्ट में है। लेकिन यही बात मैं किसी और से पूछूं जो कि बाहर है और आपको देख रहा है उस बस के अंदर, जिसको मैं नाम दूं सी का, और मैं उससे पूछूं कि बेटे बताओ जो ये दोनों बैठे हैं बस के अंदर, ये मूव कर रहे हैं या रेस्ट में है, तो वो कहेगा कि ये बिल्कुल मूव कर रहे हैं। जब मैं ये सेम सेम बात पूछूंगा सी से कि बेटे बताओ जो ए है वो मूव कर रहा है या रेस्ट में, तो ये कहेगा मूव कर रहा है वेलोसिटी वी के साथ, ठीक है। ये बस इधर जा रही है वेलोसिटी वी के साथ। तो यहाँ पर यही सेम बात आती है कि आप हमेशा किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होना जरूरी है। इसी वजह से मैंने ऊपर भी आपको बताया कि जो अगर अच्छा चलें इस बुक की मैं एग्जांपल लेता हूँ, इस बुक की मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये आपके पास यहाँ पर आपके पास अर्थ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर आपके पास एक अर्थ मेंशन कर दिया। कॉन्सेप्ट के लिए मैं यहाँ पर हर चीज एक्सप्लेन करता हूँ, इस वजह से मुझे एक एक चीज बनानी पड़ती है, ठीक है। ये आपके पास अर्थ है और इस यहाँ पर समझें ये स्पेस में है, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक टेबल, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आपके पास बुक पड़ी है, ये आपके पास बुक पड़ी है, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ इनसाइड दी अर्थ, जब आप जमीन पर हैं तो मैं उस लेवल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं जो रेफरेंस लूंगा, ये सेकंड, ये आपके पास इसको मैं नाम दे रहा हूँ फराज का, ठीक है। और एक जो कि स्पेस में है, मैं उसको नाम दे रहा हूँ परी का। अब ये दोनों अलग अलग बंदे हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग बंदे हैं, इनको मैंने नाम दे दिया आपके अकॉर्डिंग। अगर मैं इस फराज से पूछूंगा कि बेटे बताओ जो ये बुक है ये रेस्ट में है या मोशन में है, तो ये फराज कहेगा कि ये जो बुक है वो सर रेस्ट में है। तो ए के अकॉर्डिंग यानी फराज के अकॉर्डिंग जो बुक है आपके पास वो रेस्ट में है। यही सेम बात जब मैं इस फरी से पूछूंगा कि बेटे बताओ ये जो बुक है वो रेस्ट में है या मोशन में है, क्योंकि ये फरी जो है वो स्पेस में है, और आप सबको पता है कि जो स्पेस में है, ठीक है, और ये अर्थ जो स्पेस में वो स्पिनिंग मोशन शो करती है, सही है। अब फरी कहेगी कि ये जो बुक है वो क्या है, मोशन में है, ठीक है। और ये जो मोशन ये मूव कर रही है किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जिस वेलोसिटी के साथ आपकी अर्थ मूव कर रही है। तो यही बात आती है यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। तो हमेशा आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज करोगे किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। अब मैं डिफाइन करूँ इस बुक को रेस्ट में या मोशन में, ये जो बुक है वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अकॉर्डिंग टू दी ए। बट अगर मैं पूछूं फरी से, तो फरी कहेगी कि सर ये बुक जो है वो मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ द अर्थ। ये बात हुई आपके पास रेस्ट एंड मोशन की और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। यहाँ पर एडिशनल चीजें भी मेंशन की जाती हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन की। सेट ऑफ एक्सेस, सर अब बताएं सेट ऑफ एक्सेस से क्या मतलब है, ये सेट ऑफ एक्सेस से क्या मतलब है, मैं नीचे यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा, गिव मी अ सेकंड। ये चीजें मैंने नीचे मेंशन कर दी हैं। अब आता हूँ सेट ऑफ एक्सेस की तरफ। जो आपके पास फ्रेम और रेफरेंस है, इसमें बेसिकली हम एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम लेते हैं। अब कोऑर्डिनेशन सिस्टम में जो हम सिस्टम लेते हैं उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं आपके पास। सबसे पहले मैं ये जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम का मैंने यहाँ पर वर्ड मेंशन किया है इसको मैं डिस्क्राइब करूँ कि कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता क्या है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो आपके पास एग्जामिनर एमसीक्यूज देता है उसको सॉल्व करने के लिए बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। इस वजह से मैं यहाँ पर एक एक चीज को डिफरेंट अंदाज में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अब कोऑर्डिनेशन सिस्टम आपके पास क्या है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल फ्रेमवर्क। इट इज अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क used to specify the position
तो पॉइंट, किसी पॉइंट की पोजीशन आपको फाइंड करनी है तो आप इस सिस्टम को यूज करोगे, या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करनी है तो आप यूज करेंगे कोऑर्डिनेशन सिस्टम। बट किसके अंदर? इन स्पेस। स्पेस। अभी ये डेफिनेशन आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको और डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। ओके, अब ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है ग्राफ, ये इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ठीक है बेटे, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन सिस्टम। और कोऑर्डिनेशन सिस्टम में जो मैं बात करूंगा, जो आपके पास बुक के अंदर कॉन्सेप्ट आता है पीटीपी के अंदर, इसको मैं नाम देता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ठीक है, अब इसमें मैंने बात की थी ऊपर फ्रेम रेफरेंस में सेट ऑफ एक्सिस की, तो सेट ऑफ एक्सिस की वो मैं यहाँ पर भी डिस्क्राइब कर दूंगा। सबसे पहले ये आपके पास जो है पॉइंट, इस पॉइंट को हम एक नाम देते हैं पॉइंट, इस पॉइंट को एक नाम देते हैं ओरिजिन का। ठीक है, और ये जो इस डायरेक्शन में जा रही है लाइन, तो हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है बेटे, एक्स एक्सिस। और यहाँ पर जो आपके पास लाइन जा रही है, इसको कोई भी नाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, चाहे आपको इसको जी एक्सिस कहो या वाई एक्सिस को, या आपके अकॉर्डिंग है। मैं इसको नाम देता हूँ जी एक्सिस का, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है वो कंफ्यूज करते हैं। चले वाई एक्सिस का नाम दे देता हूँ, वाई एक्सिस। ये आपके पास है वाई एक्सिस। और ये जो आपके पास जो आउट ऑफ प्लेन नजर आ रही है बाहर की तरफ, जो डॉट डॉट की फॉर्म में मेंशन की गई है, ये वाली, ये आपके पास है जी एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास है जी एक्सिस। अब ये जो मैंने तीनों सेट बनाए हैं, इसमें एक वेक्टर फॉर्म भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा पोजीशन की। अगर मुझे इस पॉइंट की या यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसकी पोजीशन फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस ओरिजिन से मैं एक वेक्टर को ड्रॉ करूंगा इसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए। ठीक है? ये आपके पास वेक्टर आ गया जिसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, जो कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जाहिर कर रहा है। अगर यहाँ पर आपको वैल्यू मेंशन की जाती है कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, तो फिर आप इस पोजीशन वेक्टर को इजीली फाइंड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा वो मकसद नहीं है। जस्ट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जो आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन सिस्टम मैंने यहाँ पर डील कर दी है। यहाँ पर अगर कुछ और भी चीजें हैं तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। वेक्टर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, आप इन चीजों को नोट करते जाएं। वेक्टर का टॉपिक आपके सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन वो आपको कॉन्सेप्ट के तौर पर समझना पड़ेगा, और इसकी सेपरेट से इसी प्लेलिस्ट के लास्ट में मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा वेक्टर की कुछ चीजें। ठीक है, ओके। इसमें कुछ आपके पास वेक्टर्स आ जाते हैं, लाइक एक्स एक्सिस को हम मोस्टली शो करते हैं आई यूनिट वेक्टर से। जो आपके पास आई यूनिट वेक्टर जहां भी आ जाए, दैट मींस वो ऑब्जेक्ट आपके पास एक्स एक्सिस की तरफ है। और वाई एक्सिस में जो आपके पास आते हैं, ये नोट कर दें। और जो आपके पास वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस में आपके पास आता है जे। ठीक है, अगर जे यूनिट वेक्टर हो, दैट मींस ये जो आपके पास है वो वाई एक्सिस की तरफ ऑब्जेक्ट होगा। और अगर आपके पास बेटे मेंशन किया गया है जी एक्सिस में, कि जो जी एक्सिस है इसमें के यूनिट वेक्टर मेंशन किया गया है, दैट मींस ये आपके पास जो होगा ऑब्जेक्ट वो जी एक्सिस की तरफ होगा। ये यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि वेक्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये टॉपिक काम आएगा, इस वजह से इस पॉइंट को नोट कर दें। ठीक है, चलें, ये आपके पास बेसिक चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। कुछ यहाँ पर एडिशनल चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी टॉपिक आपके पास इंक्लूड है, लेकिन सिलेबस के अंदर नहीं है। एमसीक्यूज आए भी हुए हैं पास पेपर में से, इस वजह से आपको इन टॉपिक को डील करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोस्टली दो टाइप्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ठीक है, और दूसरे को हम नाम देते हैं ठीक है, एक को हम नाम देते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो मैं यहाँ पर डील करूंगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है, तो बेटे आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें आपके पास जो न्यूटन्स के लॉज हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रेफरेंस ऑफ
किस रेफरेंस में एप्लीकेबल होते हैं, वो है आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये पॉइंट आपके पास पास पेपर में आ भी चुके हैं कि बेटे बताओ जो न्यूटन्स के 3 लॉज हैं वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल है, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप यूज कर सकते हो, वो है आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ओके। नहीं बेटे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ न्यूटन के फर्स्ट लॉज की। फर्स्ट लॉ यहाँ पर होल्ड हो जाता है, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जब न्यूटन का टॉपिक आएगा तो वहां पर इनको डिटेल के साथ डील करेंगे। इसमें एक और चीज भी आ जाती है, एग्जाम्पल के तौर पर आप, अच्छा मैं यहाँ पर बता दूं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब आपके पास एप्लीकेबल होगा और कब आपके पास एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात जरूर नोट कर दें, जो आपके पास न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसमें मोस्टली बेस करता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं यहाँ पर नीचे नोट करवा रहा हूँ, आप इसको नोट जरूर कर दें। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन एक्सीलरेटेड नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपके पास नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे जो आपके पास वेलोसिटी होती है वो होती है कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपको पता है कि बेटे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो चेंज नहीं होती, दैट मींस एक्सेलरेशन जो आपके पास होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो चेंज सेम होती है। ठीक है, आपके पास एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन जो आपके पास है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर आप यहाँ पर नोट करें, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड के अंदर कितनी वेलोसिटी शो कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट हाफ में भी वही सेम शो कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब वेलोसिटी का चेंज सेम आए तो फिर आपके पास जो एक्सेलरेशन होगी दैट इज इक्वल टू जीरो। ये नोट कर दें। ठीक है, सो हम इसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बात यहाँ पर क्लियर हुई? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर मैं नोट करवा दूं एग्जाम्पल के तौर पर, अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक कार है जो कि मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। इज कॉल्ड व्हाट? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कुछ एग्जांपल थे, आप इनको जरूर याद करें। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आती है वो आती है आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड। जो आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पर आती है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटे ये बिल्कुल इनवर्स आपके पास जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। यहाँ पर जो पॉइंट आएगी इसमें सबसे पहले ये पॉइंट जरूर नोट कर लें, जो न्यूटन्स के लॉज हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड। जो आपके पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पर आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होता। आप कभी भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैटेगरीज में नहीं मेंशन करोगे। और दूसरी बात, यहाँ पर जो आपके पास वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी। वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, जिसका मतलब है यहाँ पर आपके पास एक्सीलरेशन होगी। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो आपको याद होनी चाहिए। और चीज यहाँ पर मेंशन करवा दो आपको, चाहे आपके पास मैग्नीट्यूड चेंज हो, इफ ईदर मैग्नीट्यूड चेंज और डायरेक्शन चेंज, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नाम देते हैं नॉन इनर्शियल का। ठीक है, यहाँ पर एक और भी चीज है उसको भी नोट कर दें। चलें वो मैं न्यूटन के टॉपिक में बताऊंगा, यहाँ पर बस इतनी कुछ चीजें थी जो कि आपको नोट करनी है। ठीक है, ये था आपके पास रेस्ट एंड मोशन का टॉपिक। देखें है तो सिर्फ डेफिनेशन, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टर्म आया उसको हमने डिटेल के साथ डील किया। फिर उसमें भी आपके पास कोऑर्डिनेशन सिस्टम, सेट ऑफ एक्सेस का टर्म आया, उसमें भी आपने पूछा कि सर बताओ ये क्या चीज़ है, वो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की। फिर टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज में आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं न्यूटन लॉज से रिलेटेड, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन किया। ये टॉपिक यहाँ पर आपके पास क्लियर हुआ। ठीक है, अब आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि आपके पास है टाइप्स ऑफ मोशन। जी जी बिल्कुल, जो आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, कि इसमें आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज एक्सीलरेटिंग।
जो कि एक्सीलरेटिंग हो। अगर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए रोटेटिंग का वर्ड भी दे दे तब भी आपके पास ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ये भी आपके पास यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर एक और बात भी मुझे यहाँ पर याद आई है कि जो एग्जामिनर आपसे कंफ्यूज करने के लिए एक और पॉइंट भी पूछ सकता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कब वैलिड हो सकते हैं नॉन इनर्शियल में भी, ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर नोट कर दें। आपसे कुछ भी पूछ सकता है तो आपको हर चीज के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होगी। न्यूटन्स लॉज डू नॉट एप्लीकेबल अनलेस फ्रिक्शन या फिक्शियस, या ये जो मैंने यहाँ पर वर्ड मेंशन किया है अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं आती तो मैं यहाँ पर एक और वर्ड भी इसका मैं मेंशन कर दूँ, स्यूडो, ठीक है, स्यूडो को हम कहते हैं जूटा। न्यूटन लॉज डू नॉट एप्लीकेबल अनलेस स्यूडो फोर्सेस आर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये बात जरूर नोट कर दें, ये कहीं भी किसी भी टॉपिक में आज तक मैंने नहीं देखी, लेकिन यहाँ पर आप जरूर इन पॉइंट को जरूर नोट कर दें, ठीक है। यहाँ पर चले मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपके लिए, लाइक स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन दी अर्थ। अर्थ पे एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो वो मूव तो नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है, दैट मीन उसकी वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट है या जीरो है, तो हम उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपके पास ये तभी करेक्ट होगा जब आप रोटेशन मोशन जो होती है उसको इग्नोर करोगे, रोटेशन मोशन को जब आप इग्नोर करोगे फिर उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्जांपल से रिलेटेड, डेफिनेशन से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, तो आप इन सारी पॉइंट को नोट कर दें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि आपके पास है टाइप्स ऑफ मोशंस। टाइप्स ऑफ मोशन आपके पास तीन तरह की होती हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशंस, फर्स्ट मैंने बात की वन डायमेंशनल, डायमेंशनल को मैं डी से शो करूंगा, और सेकंड मैंने बात की टू डायमेंशनल, और थर्ड मैंने बात की थ्री डायमेंशनल। ये तीनों मोशन की टाइप्स हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके पास आ जाते हैं। अब वन डायमेंशनल से मुराद है कोई भी बॉडी की मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में हो तो हम उसे कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। मोशन ऑफ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन तो हम उसे कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब आते हैं टू डायमेंशनल मोशन। ये बात बिल्कुल सिंपल है क्योंकि हम कार्टेशियन सिस्टम पढ़कर आए। सो मोशन ऑफ बॉडी इन अ प्लेन, मोशन ऑफ बॉडी इन अ प्लेन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। सर प्लेन से क्या मुराद है? प्लेन से मुराद आप कोई भी दो एक्सिस ले लें, कोई भी दो एक्सिस ले लें, जिस तरह हम ऊपर डिस्कस कर आए हैं। पहले यहाँ पर मैं अगेन आपको डिस्कस करवा दूं, ये जो आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास प्लेन है, में देखें ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास जो ऊपर की तरफ है दिस इज कॉल्ड द वाई एक्सिस, इसको हम नाम देते हैं वाई एक्सिस का। अब ये देखिए दो एक्सिस आई है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर रहा है या स्टेशनरी पॉइंट पर खड़ा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस डायमेंशनल, इसकी मोशन क्या होगी, इसकी टू डायमेंशनल मोशन होगी। क्या होगी? टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब आता हूँ थ्री डायमेंशनल मोशन की तरफ। बेटे जो थ्री डायमेंशनल मोशन होता है यहाँ पर हम प्लेन की जगह सिर्फ क्या करेंगे, स्पेस का वर्ड यूज करेंगे। मोशन ऑफ बॉडी इन अ स्पेस, स्पेस से क्या मुराद है? स्पेस जो आपके पास है इसमें आपके पास थ्री एक्सिस आ जाती हैं, कितनी? थ्री एक्सिस, तो वो मोशन कहलाएगी थ्री डायमेंशनल मोशन। ये बात जरूर नोट कर दें। यहाँ पर मैं एग्जांपल की बात करूंगा, एग्जांपल में आपके पास वन डायमेंशनल में से देखें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास रोड है, ठीक है, ये आपके पास रोड है और यहाँ पर आपके पास एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, ये आपके पास एक कार है जो कि मूव कर रही है। अब देखें ये सिंपल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है आपके पास, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो इस तरह की मोशन को हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। सिमिलरली यहाँ पर मैं आपको और डिटेल के साथ टू डायमेंशनल का मोशन का भी एग्जांपल क्लियर कर दूं।
फॉर एग्जाम्पल ये कोई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो जब ये मूव करेगा तो इसकी मोशन को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, इसकी मोशन को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। क्यों? क्योंकि ये प्लेन मूव कर रहा है। यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस आ जाती है और यहाँ पर आपके पास आ जाती है वाई एक्सिस। लाजमी नहीं है इन दोनों ही एक्सिस के दरमियान मूव करे, चाहे आप जी एक्सिस को भी ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर क्लियर कर दूं, ठीक है, गिव मी अ सेकंड अगेन। यहाँ पर अगर मैं एक और को ड्रॉ कर दूं तो मैं इसको नाम देता हूँ जी एक्सिस का। अब अगर यही सेम ऑब्जेक्ट मूव करता है इन पोजीशन के दरमियान, यहाँ से यहाँ मूव करता है, ठीक है, तो ये मोशन जो हो रही है वो दो एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है, तो इस तरह की मोशन को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब आते हैं हम थ्री डायमेंशनल मोशन की तरफ। थ्री डायमेंशनल मोशन जो कि आपके पास स्पेस में मूव करे। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, यहाँ पर जो थर्ड एक्सिस आती है वो आउट ऑफ द प्लेन आती है, इसको मैं नाम देता हूँ जी एक्सिस का। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो ये देखें यहाँ पर थ्री एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थ्री एक्सिस, तो इस तरह की जो मोशन होती है जो कि स्पेस में हो या थ्री एक्सिस में हो, तो हम उसे नाम देते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन का। किसका नाम देते हैं बेटे? थ्री डायमेंशनल मोशन का नाम देते हैं उस मोशन को। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल आपको मेंशन कर दूं ताकि आप उनको नोट कर दें। फर्स्ट आपके पास यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर मेंशन किए एग्जांपल, मोशन ऑफ कार ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें एक और भी मेंशन कर दूं एग्जांपल, सेकंड, और इसमें जो आपके पास एग्जांपल आता है, हाँ, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। जो आपके पास मोशन होती है फ्री फॉलिंग बॉडी की, वो भी आपके पास वन डायमेंशनल मोशन होती है। बॉडी की जगह आप ऑब्जेक्ट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मोशन होती है फ्री फॉलिंग बॉडी की, वो भी आपके पास क्या है? आपके पास है वन डायमेंशनल मोशन। फ्री फॉलिंग बॉडी देखें तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा है जो कि इस बॉल को क्या करता है, इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है। ठीक है, ये बॉल ऊपर जाती 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 जाती, फिर एक पॉइंट ऐसी आती है वहां पर उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है, वो रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, अब वहां पर फोटो तो नहीं निकालेगी, फिर वापस नीचे आएगी, यही बॉल यहाँ पर हिट करेगी ग्राउंड को। ठीक है, तो इस तरह की जो मोशन होती है, इस तरह की मोशन को हम कहते हैं फ्री फॉलिंग मोशन। क्या कहते हैं बेटे? फ्री फॉलिंग मोशन। में आपके पास जी की वैल्यू इन्वॉल्व होती है और उस जी की वैल्यू मेंशन की गई आपके बुक के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बाल जो ऊपर जाती है वो जाती है, जो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऊपर जा रही है तो माइनस का यूज करेंगे, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, जो जब नीचे आएगी कुछ नहीं होगी, वैल्यू तो सेम ही होगी, लेकिन आप यूज करेंगे पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर आप जस्ट यूज करेंगे पॉजिटिव और वहां पर नेगेटिव। ये हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नीचे मेंशन कर दिया। अब टू डायमेंशनल मोशन को देखें, जो आपकी मोशन होती है कार की। ठीक है, यहाँ पर मैं नीचे मेंशन कर दूं, मोशन ऑफ कार ऑन सर्कुलर ट्रैक, तो वो भी आपके पास क्या है? टू डायमेंशनल मोशन है। इसमें एक और एग्जांपल भी नोट कर दें, जो आपके पास मोशन होती है, मोशन ऑफ बिलियर्ड्स बॉल, वो भी आपके पास क्या होती है? टू डायमेंशनल मोशन होती है। ठीक है, अब आते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन की तरफ। तो इसमें मैं जो एग्जांपल मेंशन करूंगा वो करूंगा मोशन ऑफ, लाइक मोशन ऑफ काइट। मोशन है फ्लाइंग काइट की, वो आपके पास थ्री डायमेंशनल मोशन है। अगेन जो इसमें आपके पास, मैं एक और एग्जांपल मेंशन करूंगा लाइक मोशन ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट। कोई भी फ्लाइंग इंसेक्ट है आपके पास, उसकी जो मोशन होती है वो थ्री डायमेंशनल मोशन होती है, ऐसे 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 करके मूव करती है। लाइक आप बटरफ्लाई का एग्जांपल ही ले लें, बटरफ्लाई का नाम तो सुना होगा। ठीक है, जिगजिग मैनर मूव करती है, वो जो जिगजिग मैनर होती है वो बेसिकली क्या ही होती है? वो पूरा का पूरा देखें तो पूरा का पूरा वो स्पेस ही होता है। ठीक है, ये बात हुई आपके पास टाइप्स ऑफ मोशन की। आगे जो बात होगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, जो कि आपके पास है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है बेटे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं बात करूंगा। अब इसको मैं बॉक्स के अंदर क्लोज कर दूं ताकि आप जो नोट्स बनाएं वो इन टेबल के अंदर बनाएं। जब टाइम आता है ना रिवीजन का, तो उस समय आपको याद करने में आसानी होगी, रिवाइज करने में चीज़ों को आसानी फील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन ही आ जाती है, डिस्टेंस जो कि आपके पास है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, एंड डिस्प्लेसमेंट जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। नहीं, यहाँ पर कुछ और चीजें भी आ जाती हैं आपके पास जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं, तो उन चीज़ों को भी आप जरूर नोट करें। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको मैं क्रिएट कर लूँ।
अब आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको हरगिज आप इग्नोर ना करें। इन टॉपिक में से आपके पास पास पेपर में क्वेश्चन आए भी हुए हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ इन टॉपिक्स को। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इसमें मैं क्या करूंगा, इसको टेबल की फॉर्म में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करूंगा डिस्टेंस में से जो आपके पास डेफिनेशन आ जाती है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, उसको मैं डील करूंगा। देखिए जो आपके पास डिस्टेंस है वो क्या चीज है, जो एक्चुअल लेंथ होती है पाथ की, हम उसे कहते हैं डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और आप इन पॉइंट को अगर और डिटेल के साथ पढ़ें, सो फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास बनेगा, आप उसको नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पर भी मैं सेम ही ट्राइंगल को ड्रॉ करूंगा। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए का, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ बी का, और इसको मैं नाम देता हूँ सी का। ये जो आपके पास ए टू बी जो डिस्टेंस है दैट इज 3 मीटर, एंड देन ये जो आपके पास है दैट इज 4 मीटर। तो हमें फाइंड करना है जो ए और सी के दरमियान है वो क्या होगा, डिस्टेंस। ठीक है, सेम ही चीज यहाँ पर भी मैं सेम ही, वेट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पर भी मैं सेम ही ट्राइंगल को ड्रॉ करूंगा। ए टू बी जाता है, ये जो आपके पास है 3 मीटर, एंड देन बी टू सी जाता है, ये आपके पास है 4 मीटर। तो देन आप बताएं इनका क्या होगा। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल स्टार्ट होता है ए से, ठीक है, और वो सी पॉइंट तक पहुंचता है, ठीक है, पॉइंट बी के थ्रू, तो बताएं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया। आपको यहाँ पर क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए से जा रहा है बी तक और देन बी से जा रहा है सी तक, अब सी तक पहुंचने में इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपको बताना है। ठीक है, और यही सेम बात मैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाऊंगा कि जो आपके पास ए से लेकर बी तक जो ऑब्जेक्ट जा रहा है, फिर अगेन बी से लेकर सी तक जा रहा है, तो बताएं इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बॉडी कितना कवर करेगी। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया जो आपके पास जो डिस्टेंस होता है दैट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, या मैं इसको नाम दूं कि टोटल लेंथ जो होती है आपके पास, टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। आप क्या करोगे, इसकी टोटल लेंथ को फाइंड करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा ए टू बी। चलिए यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ नीचे। सबसे पहले बॉडी गई ए टू बी, उसके बाद गई बी टू सी। ठीक है, ए टू बी जाने में इसको जो मेंशन था 3 मीटर एंड बी टू सी 4 मीटर, क्या है आपके पास टोटल 4 5 6 7, तो 7 मीटर जो आपके पास आया ये आपके पास है डिस्टेंस। और देखें ये डिस्टेंस क्या है, बेसिकली टोटल लेंथ है उसी पाथ की जो कि आपके पास मैंने यहाँ इस ट्रायंगल में मेंशन किया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करें। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट में देखें, डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले आपको मैंने एक चीज ऊपर बताई भी है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में आपके पास यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, इस वजह से हमने एडिशन की, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आपको जो देखें तो यहाँ पर ए टू बी जा रहा है, देन बी टू सी जा रहा है, तो यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, एक आपके पास यहाँ पर जो मैंने पॉइंट मेंशन की है वो ए पॉइंट, ए पॉइंट जो आपके पास है वो आपके पास है इनिशियल पॉइंट, और ये आपके पास जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट आपके पास है फाइनल पॉइंट। पॉइंट या पोजीशन के आपके अकॉर्डिंग है, तो आप अब क्या करोगे इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ट्राइंगल, तो ए टू सी यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब आप सबको पता है, मैं कुछ बेसिक चीजें बता दूं आपको, ये आपके पास ट्राइंगल है। अब इन चीजों को नोट कर दे, मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर आपके पास होती है 90 डिग्री की एंगल, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी आपके पास हो सकती है। अब मैं इसको नाम दूंगा ए का, देन इसको नाम दूंगा बी का, देन इसको नाम दूंगा सी का। अब ये जो आपके पास जो एंगल यहाँ पर है, ठीक है, ये जो आपके पास एंगल है, इसके जो सामने वाला जो हिस्सा होता है हम उसे नाम देते हैं परपेंडिकुलर का। क्या नाम देते हैं, परपेंडिकुलर का। और ए टू बी जो आपके पास होता है ये वाला, इसको हम नाम देते हैं बेस का, इसको नाम देते हैं परपेंडिकुलर का। और जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है हम उसे नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज का। ये बात की मैंने ए की। सिमिलरली आप बात करोगे सी की। अब सी में देखें तो सी के सामने वाला जो हिस्सा है वो ये है, सामने वाली साइड ये है, तो हम इसे नाम देते हैं परपेंडिकुलर का।
इस साइड को हम नाम देते हैं बेस का, और हेपाटिन्यूज क्योंकि 90 एंगल एक ही है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हेपाटिन्यूज होगी। सिमिलरली यहाँ पर 90 डिग्री की एंगल बन रही है, तो यहाँ पर जो आपके पास सामने वाली जो साइड है हम इसे नाम देते हैं हेपाटिन्यूज। तो ये हेपाटिन्यूज क्या है? ये हेपाटिन्यूज आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और यही हमें फाइंड करना है। तो हेपाटिन्यूज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, बेस यहाँ पर देखें, चले मैं और डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूं, अगर बच्चे कह रहे हैं तो मैं और डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूं। इसी वजह से कहते हैं कि बेटे जो मैथ है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लर्न, टू बी प्रैक्टिस, आपको अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। मैं यहाँ पर डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो अगेन कवर हो जाए। यहाँ पर जो आपके पास आता है, देखें ये जो एंगल है ये है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री की एंगल है, ठीक है। बस 90 डिग्री की एंगल का जो सामने वाली साइड है ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है हाइपोटेन्यूज, और यही हमें फाइंड करनी है। ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये जो हेपाटिन्यूज मैंने बोली, ये हेपाटिन्यूज किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, और यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल तो मेंशन नहीं है तो आप बेस इन दोनों में से कोई भी रख लें। यहाँ पर जो मैंने डिस्टेंस बताया था दैट इज 4 मीटर B2C जाने का, बेस को मैं नाम देता हूँ, चले यहाँ पर मैं नाम देता हूँ AB का होल स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर में इसको नाम देता हूँ BC का होल स्क्वायर, ये वाला। अब AB जो आपके पास कितना है? वो आपके पास 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर, और BC जो आपके पास है वो आपके पास है 4 मीटर, तो 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ गया हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। और जब 3 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो आपके पास आएगा 9, और जब 4 का करोगे देन आपके पास आएगा 16, ठीक है। ये इस तरह होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 का होल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आएगा 9 और ये आएगा 16। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो 16 और 9 कितना आएगा आपके पास? ये आपके पास आएगा 25 मीटर। तो ये यहाँ पर आपके पास आ गया हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हेपाटिन्यूज किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट के, तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का होल स्क्वायर भी मेंशन कर सकते हैं। आपके पास आ गया 25 मीटर, बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का होल स्क्वायर नहीं चाहिए। जब भी हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना होता है, ये चीज नोट कर लें, स्क्वायर रूट को स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम अंडर रूट को आप इस तरह से नोट करते हो, अंडर रूट लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पर लेंगे क्या? अंडर रूट। तो ये आपके पास अंडर रूट आ गया दोनों साइड की तरफ, ठीक है। अब ये अंडर रूट इस स्क्वायर के साथ एंड हो गया, क्योंकि आप देखें इस अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, ठीक है। अब डी पर क्या आपके पास स्क्वायर है, तो जब ये आपके पास 1/2 यहाँ पर आएगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 25 का जब आप लोगे स्क्वायर रूट तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा, अगर आपको नहीं याद कोई बात नहीं, क्या करें? 25 को सॉल्व करें, आपके पास आएगा 555, ठीक है। अब यह 55 आप जब यहाँ पर पुट करोगे आपके पास देखें अंडर रूट में ये जो पेयर्स बनते हैं उनमें से एक बाहर आ जाता है, आपके पास आ गया 5, देन ये आपके पास क्या आया? डिस्प्लेसमेंट। आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया 5 मीटर। तो ये थी आपके पास यहाँ पर कैलकुलेशन, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आपको जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज की रेशियोज आ रही है यहाँ पर, वो मैंने यहाँ पर मेंशन की, ताकि देखें ये आपकी लर्निंग फेज है, यहाँ पर आपको पास टाइम लगेगा सीखने में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सीखते रहें और बढ़ते रहें। ये बात हुई एग्जाम्पल की जो मैंने यहाँ पर डिटेल के साथ की। अब नेक्स्ट बात आती है, ठीक है, आप उसको नोट करें, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि डिस्टेंस है, इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जो आपके पास डिस्टेंस इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट है हम इसे नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है। अब जो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो हम उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो तो हम उसे नाम देते हैं क्या बेटे? वेक्टर क्वांटिटी का। ये बात हुई आपके पास क्वांटिटी से रिलेटेड। अब बात आती है यूनिट्स की, आपसे यूनिट्स पूछे जाते हैं कि बताओ यूनिट्स क्या होते हैं। इनकी जो यूनिट्स में बात करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा यूनिट की, जो ऐसा यूनिट में आपके पास आता है वो आता है मीटर, ठीक है। और इसमें आपके पास ऐसा यूनिट में आता है मीटर। इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम ही है, दैट इज मीटर, ठीक है। इसमें कुछ और चीज सीजीएस यूनिट भी मैं बता दूं, जो आपके पास सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है। जो आपके पास सीजीएस यूनिट होता है हम उसे कहते हैं सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेम ही होगा। और नेक्स्ट आपके पास अगर एफपीएस यूनिट पूछा जाए कि बताओ एफपीएस यूनिट क्या है, फिर आप चूज करोगे दैट इज फुट। जो फुट होता है दैट इज कॉल्ड द एफपीएस यूनिट। ये कुछ चीजें थी यूनिट से रिलेटेड। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि एमडीकेट से रिलेटेड आपसे पूछे गए पास पेपर के अंदर, ठीक है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो आपके पास डिस्टेंस होता है ये 0 भी हो सकता है, मे बी 0 पॉजिटिव आपके पास हो सकता है डिस्टेंस। लेकिन इसमें जो पॉइंट आती है एमसीक्यू से रिलेटेड, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जरूर नोट करते हैं। और इस पॉइंट को भी मेंशन करते हैं, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है
कैन जीरो, या आपके पास पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आऊं, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, इट कैन नेवर बी, इट कैन डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इन मोशन नेवर बी जीरो। कोई बॉडी है जो कि मूव कर रही है, तो उसकी अगर डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जीरो तब होती है जब वो ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट के अंदर हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए मोशन का वर्ड मेंशन है, ठीक है। मोशन में कभी भी आपके पास जो डिस्टेंस होता है वो जीरो नहीं होता। यही सेम बात मैं अगर करूं डिस्प्लेसमेंट के लिए, कैन बी जीरो, गिव मी अ सेकंड, इट कैन बी अ जीरो। अब कैसे सर? अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ मोशन के अंदर। मोशन में भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक पाथ है, ठीक है, और एक पाथ पर यहाँ पर आप हैं इस पॉइंट की तरफ जिसको मैंने नाम दिया ए का, और ये पॉइंट है बी की। आप इस पॉइंट बी तक पहुंचे, आपको कितना डिस्प्लेसमेंट लगा? आपको जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लगा वो लगा 5 मीटर का, ठीक है। अब यही सेम पॉइंट आप वापस कवर कर आए ए पॉइंट की तरफ, तो आपको कितना लगा? 5 मीटर का। बट रुकिए, ये जो आपके पास 5 मीटर है वो नेगेटिव में, और जब आप फाइंड करोगे तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो बेटे कितना आएगा? वो आएगा आपके पास जीरो। तो यही बात की मैंने, मोशन के अंदर भी आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो जीरो हो सकती है, ठीक है। ये यूनिट्स और ये चीजें जो मैं नोट करवा रहा हूँ इसको जरूर नोट करें और कॉन्सेप्ट के साथ समझें। इसमें एक और चीज भी कॉन्सेप्ट के तौर पर आप नोट कर लें, ये जो आपके पास डिस्टेंस होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। जो आपके पास डिस्टेंस होता है वह हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, दैट मीन्स ग्रेटर होता है, ठीक है। बट यहाँ पर एक और चीज भी नोट कर लें, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। ये चीज जरूर नोट कर लें खुद के पास, ठीक है। और यहां पर नोट करें जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट आपके पास हमेशा डिस्टेंस से कम होगा और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अब सर बराबर कब होगा वो मैं पॉइंट यहाँ पर नोट कराऊं कि जो आपके पास ये दोनों कब बराबर होते हैं। इस तरह से जो एमसीक्यूज है आपके पास पास पेपर में आ चुके हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर इनको मेंशन करूंगा, ठीक है बच्चे। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, इसमें देखें आपके पास, मैं ये पॉइंट नोट कर दूं कब आपके पास ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर पॉइंट नोट कर रहा हूँ कि कब ये दोनों आपके पास इक्वल होते हैं। आपके पास जो डिस्टेंस होता है इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट। दोनों कब जाकर इक्वल होते हैं वो मैं अब यहाँ पर नोट कर दें आप, ठीक है। जब बॉडी आपके पास मूव करे स्ट्रेट लाइन के अंदर, तब जाकर ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज आपसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर के बेटे बताओ जो रेशियो है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की रेशियो आपके पास क्या होगी, ठीक है। तो ये बात नोट कर लें, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो आप हमने पढ़ा कि हमेशा कम होता है डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल जो वैल्यू आपके पास आती है वो ज्यादा आती है। दैट मीन जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा इनका जो रेशियो होगी वो ग्रेटर होगी 1 से, इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और अगर आपसे पूछी जाए रेशियो, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, अब क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। सो जो आपके पास रेशियो बनेगी इट इज लेस देन 1, ये बात जरूर नोट कर दें। बट यहाँ पर एक और बात भी बता दूं कि जो आपके पास जो इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास रेशियो बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड जो होंगे वो आपके पास बराबर होंगे। जब आप दोनों को पुट करोगे 1 to 1 तो जवाब जो आएगा आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है और इस एग्जाम्पल को मैंने डिटेल के साथ बताया कि कैसे सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज को।
अब यहाँ पर कुछ एडिशनल चीजें जो कि मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, और ये चीजें आपके पास आई भी हुई हैं पास्ट पेपर के अंदर। सबसे पहले कुछ पॉइंट, ये बात जरूर नोट करें, जो आपके पास सर्कुलर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन के पास सर्कुलर पाथ बनता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है डिस्टेंस से। ये बात जरूर नोट करें, सर्कुलर मोशन में जो के पास सर्कुलर पाथ बनता है उसमें डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है डिस्टेंस से। ठीक है, किस रोटेशन पर इक्वल होता है? आपके पास इसमें एक रोटेशन जो मेंशन की जाती है कि 1/4 रोटेशन पर ये दोनों इक्वल होते हैं इनके मैग्नीट्यूड, और दूसरी जो इसमें आपसे पूछी जाती है दैट इज 3/4 रोटेशन, उन दोनों में भी आपके पास ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट थी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। अगर यही बात आपसे पूछी जाए वाइब्रेटरी मोशन में, जो कि हम आगे डिटेल के साथ डील करेंगे, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आता है, इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। अगर वाइब्रेटरी मोशन में पूछी जाए देन अगेन यही सेम है, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल होगी डिस्टेंस से। ठीक है, यही सेम बात जो इसमें भी आपके पास आती है 1/4 वाइब्रेशन में, एंड देन 3/4 वाइब्रेशन में। ये चीजें थी आपके पास, इनको नोट कर दें, इनसे पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में। अच्छा, ये जो मैं आपके पास यहाँ पर ये शो करता हूँ दो, ये बेसिकली मैं मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए शो करता हूँ, ये हम वेक्टर में पढ़ेंगे जब आएगा चैप्टर तो। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आपके पास जितनी भी पॉइंट्स थी इससे रिलेटेड वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। अब मैं आता हूँ कुछ और इसमें एमसीक्यूज हैं, वो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाता हूँ। इसमें एक और पॉइंट आती है जो डिफरेंट प्रोविंस के बुक है उसमें मेंशन की गई है। ठीक है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। ठीक है, ये एक एडिशनल टॉपिक है, मैं यहाँ पर डिटेल के साथ बता दूं क्योंकि एमसीक्यूज आए हुए हैं पास पेपर के अंदर, इस वजह से। ये किसी बुक के अंदर है ये टॉपिक। ठीक है, केपी के, आई थिंक केपी के बलोचिस्तान, इनके बुक के अंदर कहीं मेंशन है, डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स वहां पर आई हुई हैं जो कि आपको मैं यहाँ पर डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप इस चीज को भी नोट कर दो, क्या पता आ जाए एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर आपको दे दे, और अगर आपका पढ़ा हुआ हो तो आप उस एमसीक्यूज को सही कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आप अपनी मार्क्स को कम करवा दोगे। ये जो आपके पास मैंने सर्किल पर ये दो पॉइंट्स मेंशन किए हैं। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं नाम देता हूँ ए का, और ये मूव करता है सर्किल के अंदर। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि कैसे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किसी सर्कल में जो बॉडी मूव कर रही है उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हो। मैं फॉर्मुलाज बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, आप उन ट्रिक्स को यूज करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब आप सबको मैंने यहाँ पर एक चीज नोट करवा दी है, जो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दिया था ए का। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से शुरू होता है और ये पूरी डिस्टेंस कवर करके वापस इस पॉइंट की तरफ आता है, तो मैं बता दूं, चले मैं और डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा जो आपके पास सर्कल को मूव करके वापस इसी पॉइंट की तरफ आता है, वापस इसी पॉइंट की तरफ आता है जिस पॉइंट को मैंने नाम दिया था ए का। ठीक है, जिस पॉइंट को मैंने नाम दिया था ए का, इस पॉइंट की तरफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ये आपसे एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, अगर एक ही ऑब्जेक्ट जो आपके पास ए है वो सर्कल पर मूव करके वापस उसी पॉइंट की तरफ आता है, देन आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, और ये जो 2πr है ये मैं बात कर रहा हूँ सर्कल का सर्कमफेरेंस। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि ये उसी पॉइंट की तरफ आया इतना सारा चक्कर लगाकर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा आपके पास, वो 0 होगा। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट की तरफ आपसे पूछा जा सकता है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि बेटे बताओ इस पॉइंट की तरफ अगर ये इतना सा चक्कर लगाकर आता है तो इस पॉइंट की तरफ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलिए इस जगह पर नहीं पूछता, आपसे पूछता है यहाँ बता दो, आपसे पूछता है यहाँ बता दो, यहाँ बता दो, या फिर यहाँ बता दो, फिर आप कैसे फाइंड कर सकते हो इनके डिस्टेंस को, इनके डिस्प्लेसमेंट को। इनके लिए मैं डिफरेंट टेक्निक यहाँ पर बॉक्स के अंदर मेंशन कर रहा हूँ, आप इसको जरूर नोट कर दें, इससे एमसीक्यूज आते भी हैं, और बहुत सी अकेडमीज इन ट्रिक्स के बारे में आपको नहीं बता दी, इस वजह से आप इन चीज को नोट कर दें। ठीक है, जो बच्चे न्यू देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, काइंडली इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रह सके। यहाँ पर मैं बात करूंगा कि आप कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर फार्मूला मेंशन करूंगा दैट इज d इज इक्वल टू r रेडिकल टू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अभी जो आपके पास यहाँ पर मैंने थीटा मेंशन की है, ये जो मैंने यहाँ पर थीटा मेंशन की है इसकी नोट कर दें यहाँ पर, आपके पास शॉर्टेस्ट एंगल होनी चाहिए। ठीक है, इट इज द शॉर्टेस्ट एंगल।
दूसरा मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला मेंशन करने जा रहा हूँ दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय थीटा। और ये जो यहाँ पर मैंने थीटा मेंशन किया है आपके पास है टोटल एंगल। क्या है आपके पास? टोटल एंगल। ये जो थीटा मैंने मेंशन किया है ये आपके पास है टोटल एंगल, और ये जो मैंने थीटा मेंशन किया है ये आपके पास है शॉर्टेस्ट एंगल। ये बात जरूर नोट कर दें, ठीक है। और ये जो आपके पास मैंने आर मेंशन किया यहाँ पर, या आर आपके पास है रेडियस ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का रेडियस बन रहा है वो आपके पास है आर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दूंगा, आपको बताना है कि कैसे आप वहां पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने एक आपको एमसीक्यूज दिया है, ठीक है। इस तरह से एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम को ड्रॉ कर दूं, ये आपके पास जो है वो सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। ओके, इन द डायग्राम गिवन बिलो इफ अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए, अगर मैं इसको नाम दे दूं पॉइंट ए का तो पॉइंट बी, और आप सबको पता है ये जो पॉइंट होता है इससे लेकर ये जो आपके पास है ये रेडियस है आपका, ठीक है। ओके, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब हमें इनमें से एक को डिस्टेंस फाइंड करना है और एक मैग्नीट्यूड फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पर हमें दो चीजें मालूम करनी है, एक डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक मेंशन कर दी है। सबसे पहले आप सबको पता है ये जो आपके पास ए टू बी है, ये हमने टोटल डिस्टेंस, ये टोटल हमने पाथ को कवर किया, जिसको हम पढ़कर आए हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। ये जो टोटल पाथ हमने कवर किया हम इसको कहते हैं डिस्टेंस, जिसको मैं शो करूंगा एस के साथ। और ये जो आपके पास है यहाँ से लेकर बी तक, ये जो आपके पास है ये आपके पास है एक्चुअल लेंथ, सॉरी ये आपके पास क्या है, एक्चुअल लेंथ थे बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो हम इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने कवर किया है ए से लेकर बी तक, और ये हमने इतना पूरा पाथ कवर किया उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब ये आप सबको पता है ये 90 डिग्री की एंगल यहाँ पर बन रही है, कौन सी 90 डिग्री की एंगल। यहाँ से हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को सबसे पहले हम यूज करते हैं डिस्टेंस का फार्मूलाज। तो आपके पास डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसको मैं थीटा का नाम देता हूं। अब 2 पाई आर 360, यहाँ पर जो आपके पास थीटा है वो क्या है, यहाँ पर जो आपके पास थीटा है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप यहाँ पर 90 डिग्री को पुट करोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आप इसको सॉल्व करो 30 and it is 120, then it is 10 and then here is 60, ठीक है। then 1 and 6 आपके पास आएगा, give me a second, ये आपके पास में 30 and here is 10, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे then यहाँ पर आएगा 1 and यहाँ पर आएगा आपके पास 6 2 is 12 60, then आप इसको सॉल्व करोगे 1 3 and there is 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया पाई आर डिवाइडेड बाय 2, आपके पास यहाँ पर आया पाई आर डिवाइडेड बाय 2। ये आपको यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर आपको मिला डिस्टेंस, ठीक है। और यहीं पर आप देखें आपके पास ऑप्शन मैच कर रहा है, वो कर रहा है ये ऑप्शन, लेकिन हमें डिस्टेंस के साथ मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट की। तो सर चलिए अब हम फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आपके पास जो मिला दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ये हमें मिल गया भाई डिस्टेंस। अब हमें फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, देन कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, मैंने ऊपर मेंशन किया है। ये आपके पास डिस्टेंस है, ये जो आपके पास मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए आप ये फॉर्मूला को यूज करोगे, ठीक है। d इज इक्वल टू आर जो कि आपके पास रेडियस है, टू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर आप जो थीटा पुट करोगे जो कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल है, और हमने फाइंड की है जो आपके पास है यहाँ पर 90 बन रही है, तो आप इसको पुट करोगे आर टू 1 माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री कितनी होगी आपके पास, कॉस 90 जो आपके पास बनेगा वो बनेगा, कॉस 90 जो आपके पास बनेगा वो बनेगा 0, ठीक है। तो आप जब इसको पुट करोगे 2 1 माइनस 0 अंडर रूट, देन आर जब 1 माइनस 0 होगा 1 आएगा 2 अंडर रूट, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया 2r, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड आपको मिली वो आपको मिली रेडिकल 2r, ओके। यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, आप ना सिर्फ इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पर डिस्टेंस को ना सिर्फ इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हो, लेकिन आप इसको एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। ये मैं सेकंड नंबर मेथड बता रहा हूँ, जो बच्चे इस फॉर्मूला को याद नहीं कर सकते उनके लिए, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा इन फॉर्मूलास को जरूर याद करें, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गए तो आप इसको जरूर सॉल्व कर पाओगे। अब सेकंड में देखें, जो सेकंड में आपके पास मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जो मेथड है डिस्टेंस को फाइंड करने का, दैट इज s इज इक्वल टू जो आपके पास सर्कमफेरेंस है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे फिर आपके पास आएगा 1 2, देन आपके पास क्या आ गया पाई आर डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास क्या मिला, आपको डिस्टेंस मिला, वही डिस्टेंस जो हमने इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड किया पाई आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। बिल्कुल आप जो डिस्प्लेसमेंट है उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास, यहाँ पर आपके पास बन रहा है ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल आपके पास यहाँ पर बन रहा है, तो आप फॉर्मुलास को यूज करके फाइंड कर सकते हो। d इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
अंडर रूट, क्योंकि हमें ये स्क्वायर को एंड करना है, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 2r²। ठीक है, क्या है आपके पास 2r²। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर आपके पास स्क्वायर है, और मैंने बताया कि जब भी आपके पास ऊपर अंडर रूट हो तो आप इस स्क्वायर को खत्म कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर खत्म हो गया, r आपके पास बाहर आ गया और अंडर रूट 2 वैसे ही सेम होगा। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट मिल गई। ठीक है, लाजमी नहीं आप इस तरीके से फाइंड करो, ये आप तब यूज करोगे जब सर्कुलर हो, और सर्कल में भी अगर राइट ट्रायंगल बन रहा है देन आप ये वाला फॉर्मूलास भी यूज कर सकते हैं जो कि एक पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, जल्दी से मुझे कवर करें कि आपको सारी चीजें कवर हो गई, तो फिर हम आगे चलें। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट चीजें हम डील करते हैं। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं एमडीकेट के अंदर। ठीक है, ये एमसीक्यूज मैंने मेंशन किया, ऑप्शन मैंने नहीं मेंशन किए, ये एमसीक्यूज है आपके पास। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके पास कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले फिगर बना दूं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये कोई गाड़ी है, ठीक है, जो कि मूव कर रही है सर्कल के अंदर, आपके पास किसी सर्कल के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपके पास, ये आपके पास रेडियस है। गिव मी अ सेकंड। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला आप यूज करोगे, एस इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय थीटा। अब थीटा यहाँ पर देखें तो आपके पास थीटा मेंशन किया गया 60 डिग्री, तो इज इक्वल टू 2π, आर की वैल्यू 10 मीटर, 10 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई यहाँ पर आपके पास जो है 60 है, 60 डिग्री। ठीक है, अब ये जो आपके पास है ये आप सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 3 1 इज 3 2 0 एंड यहाँ पर आएगा 2 0। ठीक है, देन आपके पास 1 0 एंड देन 6 0, देन 1 एंड देन यहाँ पर 6 आएगा, 1 एंड हियर इज 3। ये जो आपके पास बनेगा दैट इज 10 पाई डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पाई की वैल्यू को जरूर मेंशन करें, 3.14 डिवाइडेड बाय 3 जो आपका इसमें आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, ये आपके पास आ गया डिस्टेंस। सिमिलरली मैंने यहाँ पर नीचे कुछ और मैंने मेंशन किए हैं, लाइक क्वार्टर सर्कल मोशन का अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वही सेम टेक्निक जो मैंने आपको बताई डिस्टेंस के लिए, दैट एस इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा। यहाँ पर आपके पास 2π की वैल्यू अभी छोड़े, रेडियस जो आपके पास मेंशन है दैट इज 14 मीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो एंगल मेंशन की गई है दैट इज 90 डिग्री। इसमें इसको सॉल्व करोगे आप 3 0 एंड हियर 1 2 0, देन अगेन सॉल्व करो 1 0 एंड ये आपके पास आता है 4 0। ठीक है, इसको अगेन सॉल्व करो 1 एंड 4। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 28 बाय डिवाइडेड बाय 4। अगेन हम यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, 1 एंड हियर इज 4, हियर इज 2 एंड 1 एंड हियर 7। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7 पाई, लेकिन हमें वैल्यूज चाहिए, पाई में मेंशन नहीं है, तो वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करें 3.14 के साथ, ये आपके पास आएगा 7 4 इज 28। ठीक है, 7 एट 9.3, तो आपके पास जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा 3 सेकंड ईयर जस्ट। ठीक है, 21.98 आपके पास जो डिस्टेंस हुआ वो आपको फाइंड हो गया। अब यहाँ पर आगे जाकर आपसे पूछता है कि बेटे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी दैट एस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2r 2 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ऊपर मैंने मेंशन भी की हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2 नहीं आएगा, ये अब ये आपके असाइनमेंट है, आप इस फॉर्मूला के थ्रू डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करोगे। cos थीटा की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, थीटा की जो वैल्यू है आपके पास दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, आर की वैल्यू आपके पास मेंशन की गई है 14 मीटर। अब आप इसको पुट करके कमेंट में जरूर इसको सॉल्व करके अपना आंसर बताएं। ये दोनों मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। ठीक है, ये दोनों भी आपको ही सॉल्व करने हैं। देखें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। तो ये भी आपके पास जो है वो मैंने असाइनमेंट के तौर पर यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, आप इनको सॉल्व करो। वैल्यूज सारी मेंशन की गई हैं, फार्मूला ट्रिक्स के तौर पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, आपको जस्ट सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि आपके पास है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, क्योंकि अब बायो की क्लास है तो बायो की क्लास लेंगे, लेक्चर नंबर 2 आपके पास जो फिजिक्स का होगा उसमें हम पार्ट नंबर 2 में डील करेंगे स्पीड और वेलोसिटी को। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बता दूं एक और एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है जो आपको नोट कर लें।
अगर कोई बॉडी है जो कि मूव करती है पॉइंट पी से, ठीक है, पॉइंट पी से मूव करती है पॉइंट क्यू तक, तो यहाँ पर आपके पास मेंशन है पॉइंट पी का 2 और 3, और यहाँ पर पॉइंट जो आपके पास क्यू है यहाँ पर वैल्यूज मेंशन है 5 और 7। तो आपसे पूछता है कि बेटे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो आपके पास फार्मूला है दैट इज डी इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई, ए फॉर फाइनल पोजीशन एंड आई आपके पास जो है वो इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो फाइनल पोजीशन आपके पास जो दी गई है वो है क्यू और जो इनिशियल है वो है पी, लेकिन यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि सर ये 2 3 और यहाँ पर 5 7 मेंशन किया गया है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब देखें क्या है, तो आपके पास मैंने क्वाड्रेंट के बारे में बताया था ऊपर, ठीक है, ऊपर मैंने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, इसी वजह से मैंने डील किए थे ये क्वाड्रेंट्स, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इस तरह से एमसीक्यूज आपसे पूछे गए पास पेपर के अंदर, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिन की पॉइंट है, ये आपके पास एक्स एक्सिस यहाँ पर वाई एक्सिस है। अब क्योंकि ये मूव कर रहा है पॉइंट पी से लेकर पॉइंट क्यू तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास पॉइंट पी है और ये आपके पास पॉइंट क्यू है, तो पॉइंट पी से मूव कर रहा है पॉइंट क्यू तक, जो पॉइंट पी है आपके पास मेंशन किया गया है 2 3 और पॉइंट क्यू आपके पास मेंशन किया गया है 5 7, ठीक है। अब एक्स के लिए मैंने आपको यूनिट वेक्टर बताया था, जो आपके पास एक्स के लिए है वो है आई यूनिट वेक्टर, और जो वाई के लिए है वो आपके पास है जे। तो आप यूज करोगे सिंपल 2i जो कि फाइनल की बात कर रहा हूँ ना, तो फाइनल यूज करोगे, फाइनल आपके पास है क्यू तक, क्योंकि पी से लेकर क्यू तक मूव हुआ तो क्यू आपके पास फाइनल होगा यहाँ पर। तो फाइनल आपके पास यहाँ पर है दैट वैल्यू आपके पास मेंशन की गई है 5i प्लस 7j, ठीक है। माइनस साइन क्योंकि फार्मूलाज में इस वजह से हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इनिशियल पोजीशन आपके पास है 2 3, तो 2i प्लस 3j, ठीक है बेटे। अब आप इसको सॉल्व करें, 5i माइनस 2i प्लस 7j माइनस 3j, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस करना है आपको सिंपल, 5i से 2i गया तो आपके पास आएगा 3i प्लस यहाँ पर आपके पास आएगा 7 से जब 3 माइनस करोगे तो 4j। ये आपके पास आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज मिली, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी वैल्यूज मिली, लेकिन एग्जामिनर यहाँ तक नहीं रुकता, आपसे आगे पूछता है कि बेटे बताओ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताओ। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप यूज करोगे देन आई आपके पास जो है वो है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, और जी आपके पास जो है वो है 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास आएगा 9 प्लस 16, और 9 प्लस 16 को जब आप ऐड करोगे तो आएगा 25 का जब अंडर रूट लोगे देन आएगा 5 मीटर, तो 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो 5 मीटर आपके पास क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा, जो आपके पास पॉइंट पी से लेकर पॉइंट क्यू तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो आपके पास है 5 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ द लक, इस चीज़ों को नोट करें, और जो चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट में अपना क्वेश्चन को जरूर दें, ठीक है। जितनी भी चीज़ें थी इससे रिलेटेड आज बेसिक क्लास थी फिजिक्स की, तो बेसिक चीज़ें हमने डील की, इसमें कोई और चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ी हो, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है। इन चीज़ों को रिवाइज करते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ द लक, अल्लाह हाफिज़।